बाराबंकी से खबर मिल रही है, जहां आपको ये बता दें, हाल में बस हादसे मामले में एआरटीयू ने एनएचएआई पर केस दर्ज करा है। एआरटीयू ने एनएचएआई को हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए मुकदमा दर्ज करा है। एआरटीयू का आरोप ये कि हादसे से पहले बस घंटों हाईवे पर खड़ी रही, लेकिन एनएचएआई की ओर से लापरवाही दिखाते हुए किसी ने बस को हाईवे से नहीं हटवाया। ये भी आपको बता दें, बीते 28 जुलाई की देर रात में जिले के रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में कल्याणी नदी के पुल पर खड़ी डबल डेकर बस में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने दुख जताया था। ये दो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनएचएआई के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पत्र भी लिख दिया गया है और एआरटीयू की तरफ से ये केस दर्ज करवाया गया है। 24 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक ने इस हादसे पर दुख जताया था। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई थी। नितिन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये जो पूरा हादसा हुआ था, दुखद हादसा था, 18 लोगों की जान चली गई थी, क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि एनएचएआई को दोषी पाया गया है इसमें। जी, जो बाराबंकी एआरटीयू और राहुल श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने एनएचएआई के खिलाफ एक तहरीर दी है। उनका कहना है कि अगर टोल पर उस समय अधिकारी एनएचएआई के जो मौजूद थे थोड़ा सजग होते और वो बस जो खराब हुई थी रात को 8 बजे करीब, उसको समय पर वहां से हटवा दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और जो 18 लोगों की जान गई है वो न जाती। कुल मिलाकर पूरा जिला प्रशासन का अमला जो है इस समय एक्शन में है और इस हादसे को लेकर तमाम तरह की एक्शन हो रहे हैं। जितने जिम्मेदार हैं, जो इसका ड्राइवर है, उनकी भी तलाश चल रही है और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एआरटीयू ने तहरीर दी है और कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। एनएचएआई की तरफ से कोई सफाई सामने रखी गई है? क्योंकि एफआईआर तो हालांकि दर्ज कर दी गई है, लेकिन एनएचएआई ने अपनी सफाई में कुछ पेश किया है? जी, एनएचएआई के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है और बस खराब थी और वहां पर इंडिकेशन किया गया था और ट्रक तेज रफ्तार में था, इसलिए उसका ड्राइवर इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी अधिकारियों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अपना काम करते और उस बस को हाईवे से हटवाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। बिल्कुल नितिन, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि अब आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। एआरटीयू की तरफ से कहा गया कि एनएचएआई दोषी है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, काफी समय से यहाँ पर बस खड़ी थी। ऐसे में कितना समय तकरीबन बताया जा रहा है, कितने समय से यहाँ पर खड़ी थी जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ? जी, ये जो जानकारी मिली है कि रात को 8 बजे बस खराब हुई थी और तब से ड्राइवर ने बनवाने की शुरुआत की और रात के 11:15 बजे हादसा हुआ है। कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे का समय था। जो ये अधिकारियों, ऐसा नहीं कि अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी, वहां पे जो टोल पे मौजूद होने जानकारी नहीं होगी। पेट्रोलिंग टीम होती है, बाकायदा वो पूरी पेट्रोलिंग करती है, तो जानकारी जरूर होगी। लेकिन ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है कि बस को नहीं हटवाया गया समय से, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और अगर बस को समय से हटवा दिया जाता तो ये हादसा ना होता। ठीक, यानी कि अपनी सफाई देनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। आज यूपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में हो रही अहम बैठक का दूसरा दिन है। ये भी आपको बता दें कि आज बैठक में अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल होंगे, जहां संगठन को मजबूत करने के लिए विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले बुधवार को हुए बैठक में 39 सांसद पहुंचे थे, तो वहीं आज 44 सांसद बैठक में शिरकत करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 43 मंत्रियों को नया टास्क मिला है। 15 अगस्त के तुरंत बाद वो जनता से सीधे संवाद के लिए जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मंत्रियों को 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र कवर करने होंगे और 300 से 400 किलोमीटर यात्रा तय करनी होगी। इस दौरान उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता, साधु संत, धार्मिक गुरु, साहित्यकार, शहीद परिवार और खिलाड़ियों के घरों से भी संपर्क करने को कहा गया। इस यात्रा के दौरान मंत्रियों को लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में बताना होगा। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ स्थानीय रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के नजदीक किया जाए, जिससे कि कार्यक्रम की शुरुआत समय पर हो जाए।